ओके सो चलिए अब हम बात करते हैं मास, डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। ठीक है, मास और वेट अपन डेली लाइफ में जो यूज करते हैं कि अरे भाई तेरा वेट कितना है, तेरा मास कितना है, फलाना फलाना दोनों यूज करते हैं। ठीक है, तो एग्जैक्टली फिजिक्स के हिसाब से बोलते हैं, वो थोड़ा समझते हैं अपन, तो आप लोगों को भी क्लियर हो जाएगा कि एग्जैक्टली वो है क्या। ठीक है, तो मास के पहले मास के ऊपर बात करेंगे। तो ये हमारा डस्टर है। ठीक है, तो ये डस्टर क्या करेगा, ये डस्टर का अपने पास इसके पास मास भी है, इसके पास वेट भी है। अब देखते हैं कैसे है। देखो ये जो डस्टर है, इसका जो ये शेप दिख रहा है आपको, इसके अंदर जो जो भी कंटेंट है, जैसे एटम है, मॉलिक्यूल है, जो जो भी इसके अंदर कंटेंट है, ठीक है, वो होगा इसका मास। जितना इस शेप के अंदर जितना कंटेंट है, ठीक है, वो होगा इसका मास। ठीक है, सेकेंड थिंग देखा जाए तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है। मास जो है एक स्केलर क्वांटिटी है। समझ में आ जाएगा आपको कैसे है, 2 मिनट रुक जाइए बस। ठीक है, इसकी जो एसआई यूनिट है वो किलोग्राम है। क्या है? किलोग्राम है इसकी एसआई यूनिट। ठीक, तो मेरे को एक बात बताओ कि ये जो है इसके अंदर मैंने बोला कि मास क्या होता है कि इस शेप के अंदर जितना कंटेंट है। तो एक बात बताओ, इसको मैं यहां से स्पेस में ले जाऊं तो इसके अंदर जो भी कंटेंट है वो चेंज होगा क्या? वो चेंज होगा कहीं से कहीं तक नहीं होगा। तो ये जो मास रहता है अर्थ के किसी भी सरफेस पे ले जाओ, कहीं पे भी। इसको मैं उठा के पहले तो इक्वेटर पे रखता हूं। ठीक है, इक्वेटर आपने पढ़ा होगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉर्न, उसके बाद अपने नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ये सब पढ़ा होगा जियोग्राफी में। ठीक है, तो आप पहले इसको इक्वेटर पे रखो, तो आप देखोगे कि इसके अंदर जो कंटेंट है, मैंने क्या बोला, मास क्या होता है, इसके अंदर जो कंटेंट है, तो जो भी कंटेंट है इसके अंदर वो चेंज हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। ठीक है, इसको फिर नॉर्थ पोल पे ले जाओ, साउथ पोल पे ले जाओ, नहीं होता है चेंज। इसको फिर स्पेस में ले जाओ, वहां भी मतलब क्या कि मास जो है वो कांस्टेंट है। मास की वैल्यू, मास का मैग्नीट्यूड कभी भी चेंज नहीं होता है। और इसकी एसआई यूनिट है केजी, किलोग्राम, याद रखना। ठीक है, कैन नॉट बी जीरो, कभी भी ये जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके पास मास है ही है, मास है, उसके पास मास है। चलिए बहुत बढ़िया। तो अब वेट के बारे में बात करते हैं। तो एग्जैक्टली वेट फिर क्या है? वेट क्या है? देखो वेट कुछ नहीं, एक फोर्स है, जो ग्रेविटेशन फोर्स जो लग रहा है। ठीक है, ग्रेविटी के थ्रू जो फोर्स लग रहा है, ठीक है, अर्थ के सेंटर की ओर, टुवर्ड्स द अर्थ सेंटर, ठीक है, जो फोर्स लग रहा है वही है वेट, उसी को वेट कहा जाता है। तो हमको पता है कि फोर्स क्या होता है? फोर्स होता है मास इंटू एसिलरेशन, मास इंटू एसिलरेशन। ठीक है, अब मास और एसिलरेशन, मास यहां पे जो भी ऑब्जेक्ट पे लग रहा है वो, जैसे हमने डस्टर लिया, डस्टर का मान लो कि m मास है, और एसिलरेशन आपको पता ही है g आएगा। क्या आएगा? स्मॉल g। क्यों? क्योंकि हम उसको बोलते हैं एसिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और ये फोर्स। तो इस फोर्स को, इसको हम फोर्स लिखेंगे, इसको w से डिनोट करते हैं। वेट होता है ये, वेट बोला जाता है इसको mg। ठीक है, वेट क्या होता है? mg। ठीक है, स्मॉल m और g, ये जो वेट किसका है? हमारे डस्टर का है। हमने इसको जो एम किसका मास, किसका मास लिया हमने? इस डस्टर का लिया। डस्टर की बात कर रहे हैं एग्जांपल के तौर पे हम, और एसिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये क्या हुआ? वेट एक फोर्स है, वेट एक फोर्स है। और ठीक है, और इसकी फिर फोर्स अगर है तो इसकी यूनिट क्या आ जाएगी? न्यूटन आएगी। इसकी यूनिट क्या आएगी? न्यूटन आएगी। अब आपको फंडे क्लियर हो रहे होंगे। तो वेट और मास में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि किलोग्राम आप लगा रहे हो, यूनिट मतलब वो मास है, और जो वेट होता है, वेट कुछ नहीं, वेट एक फोर्स है जो कि ग्रेविटी के थ्रू लग रहा है। ठीक है, उसमें अपन, और फोर्स होता है मास इंटू एसिलरेशन। तो मास जो भी ऑब्जेक्ट का ले रहे हो उसका मास, और एसिलरेशन किसका होगा? एसिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि ये ग्रेविटी के कारण फोर्स लग रहा है, और उसी फोर्स को हम बोलते हैं वेट। तो W से डिनोट करेंगे, W इज इक्वल्स टू m इंटू जी। और हमेशा फोर्स की जो यूनिट होती है वो होती है न्यूटन, तो इसलिए हमने लगाया कैपिटल N, न्यूटन को इससे ही डिनोट करते हैं हम। ठीक है, तो ये होता है वेट, और ये होता है उसके बाद अब बात लेते हैं, ये स्केलर क्वांटिटी है, कौन? मास। तो हमारा वेट क्या होगा? आप बताइए वेट क्या होगा? सोचिए। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों है वेक्टर क्वांटिटी? क्योंकि इसके पास जी है। ठीक है, जी है। पहली बात तो वेट होता है एक फोर्स, और फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी क्यों है? क्योंकि उसके पास मास तो ठीक है, क्योंकि मास तो एक स्केलर है, पर इसके पास, इसके फॉर्मूले में जो एसिलरेशन है वेक्टर क्वांटिटी है। एसिलरेशन मतलब टुवर्ड्स द सेंटर, उसकी डायरेक्शन है टुवर्ड्स द सेंटर। एक फोर्स लग रहा है जिसके कारण एसिलरेशन आ रहा है, तो टुवर्ड्स द सेंटर इसका मोशन हो रहा है। ठीक है, इसलिए जो वेट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसके पास डायरेक्शन है मैग्नीट्यूड के साथ साथ, पर मास के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, कोई
डायरेक्शन नहीं है, इसलिए ये स्केलर क्वांटिटी थी। ठीक है, एसआई यूनिट इसकी हमको पता चल गई है, न्यूटन है। ठीक है, उसके बाद ये कांस्टेंट है, कौन? मास। बाकी वेट कांस्टेंट हो सकता है क्या, आप बताइए। आपको अपन ने कल पढ़ चुके हैं, अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो एक बार जरूर देखना कि जैसे जैसे अर्थ सरफेस से ऊपर जाओगे, दूर जाओगे, तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो रहता है वो कम होता है। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अगर कम होगा तो फोर्स जो है वो कम होगा। फोर्स मतलब क्या? वेट। जो ग्रेविटी के कारण जो फोर्स लग रहा है वो कम होगा। जैसे जैसे आप अर्थ सरफेस से अबव जाओगे, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होगा, फोर्स कम हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो मतलब क्या कि ये वेट जो है ये चेंज होगा जैसे जैसे आर, जो कि डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड द सेंटर ऑफ अर्थ, जैसे जैसे चेंज होगी वैसे वैसे वेट की वैल्यू भी, वेट भी चेंज होगा उस ऑब्जेक्ट का। ठीक है, तो ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट नहीं है, ये वेरिएबल है। ठीक है, कैन नॉट बी जीरो, मास कभी जीरो नहीं हो सकता, किसी भी ऑब्जेक्ट का मास कभी जीरो नहीं हो सकता। क्या ये हो सकता है? हाँ, ये हो सकता है। कब हो सकता है? एट सेंटर ऑफ अर्थ। अर्थ के सेंटर पे आप चले जाओगे अगर, तो वहां पे जी की वैल्यू, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो कि हमारा स्मॉल जी है, ये जीरो हो जाता है, जिसके कारण कि हमारा ये पूरी वैल्यू जीरो हो जाएगी। मतलब फोर्स जीरो, मतलब वेट जीरो। वेट वहां पर जीरो होता है क्योंकि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वहां पर जीरो हो जाती है। ठीक है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्यों जीरो होती है? हमने कल पढ़ा था एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला gm/r। ठीक है, gm/r²। तो वहां पे gm/r² में m जो था वो अर्थ का मास था। और अगर आप ये अर्थ सरफेस, ये अर्थ है पूरी आपकी, ठीक है, ये आपका, ठीक है, तो यहां से जैसे जैसे आप अंदर जाते जाओगे, हमने बोला अर्थ के सेंटर पे पहुंचना है हमको। अर्थ के सेंटर पे पहुंचोगे, जैसे आप यहां पे पहुंचे तो आपको कितना सा मास मिलेगा? सिर्फ इतने अर्थ का मिलेगा, क्योंकि ये पीछे छूट चुका है। ठीक है, फिर और आप आगे गए तो आपको इतने से अर्थ का मास मिल रहा है, इतने से अर्थ का। ठीक है, बाकी सब पूरा पीछे छूट गया। ऐसे ही जैसे आप सेंटर पे आए तो आप सिर्फ सेंटर पे हो, बाकी पूरा अर्थ छूट गया है, तो उसका मास नहीं, आपका वहां पे मास अर्थ का जीरो माना जाता है। अर्थ का मास वहां पे जीरो हो जाएगा, जिसके कारण कि जो फोर्स है वो जीरो हो गया, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जीरो हो गया। ठीक है, फोर्स जीरो हुआ, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जीरो हुआ, और वहां से हमको पता चल गया है कि हाँ भैया वेट भी वहां पे जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये हुए फंडे मास और वेट के। आइंदा ध्यान रखना, आप डेली लाइफ में जो यूज कर रहे हो क्या है एग्जैक्टली, सोचोगे तो प्रैक्टिकली वो चीजें याद होते चले जाएगी। कुछ एक दो पॉइंट बता रहा हूं, उसको ध्यान रखना। देखो, पहली बात तो ये है कि अपन ने गड़बड़ कर दिया है बहुत ज्यादा कि यार मास क्या, वेट क्या। ठीक है, डेली लाइफ में जो यूज करते करते कुछ किसी को कुछ भी बोलते हुए, ठीक है, तो ध्यान ये रखना है कि बोला जाता है, ठीक है, कि पहली बात तो ये है कि अगर जब भी आप न्यूमेरिकल करोगे, क्वेश्चन करोगे, तो क्वेश्चंस में ध्यान रखना कि पहली बात हमको यूनिट देखना है। ठीक है, मास लिखा है, वेट लिखा है, उस पर मत जाना। हमेशा जो भी चीज लिखी है, जो भी मैग्नीट्यूड लिखा है, उसके पीछे जो भी यूनिट होगी, अगर न्यूटन होगी तो क्लियर है कि वो वेट की बात हो रही है, और अगर किलोग्राम होगी, ग्राम होगी, तो एग्जैक्टली वो मास है। ठीक है, तो ये आपको यूनिट से हमेशा भरोसा रखो, यूनिट पे भरोसा रखो, यूनिट से आप उलझोगे नहीं। ठीक है, क्योंकि हर बुक का अलग अलग है अपना, उसके हिसाब से क्वेश्चन आ जाता है, कैसा भी क्वेश्चन उठ के आ जाएगा, तो उलझना नहीं है। अपने कॉन्सेप्ट यूनिट से क्लियर रखो। ठीक है, ये बात हो गई है। उसके बाद क्या कि जो अर्थ है, अर्थ का मतलब अर्थ के ऊपर जो जी की वैल्यू है ऑलमोस्ट हर जगह सेम है। ठीक है, तो हर जगह सेम है अर्थ के ऊपर, तो एग्जैक्टली हम जो डेली लाइफ में मेजर कर रहे हैं वो अपना वेट है, एग्जैक्टली वो वेट है। ऊपर उसको किलोग्राम में लिया जाता है। तो किलोग्राम में क्यों लिया जाता है? क्योंकि पहले से लेते आ रहे हैं। क्योंकि देखो, फ्लक्चुएशन अगर समझ में आता, जैसे मान लो कि 60 किलो आपका वेट है। ठीक है, जैसे हम 60 किलोग्राम, जो 60 न्यूटन होता है एग्जैक्टली, पर अगर 60 किलोग्राम आपने बोला आपका वेट है 60 किलोग्राम, तो 60 किलोग्राम आप कहीं भी चले जाओ, इक्वेटर पे हो, नॉर्थ पोल पे हो, साउथ पोल पे हो, तो आपको डिफरेंस कोई उतना ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। उतना ही 60 से 59, 60 से 61, 60 के लगभग चलेगा वो। ठीक है, तो 60 के लगभग ही चल रहा है, उसमें कोई डिफरेंस, और हर इंसान अर्थ के ऊपर ही है, तो वहां से डिफरेंस नहीं, तो पहले से चलते आ रहा है, ये चलते आ रहा है, तो उसको किलोग्राम ही बोलते जा रहे हैं। कोई ने न्यूटन नहीं लगाया, तो एग्जैक्टली वो वेट है, न्यूटन लगाना चाहिए। बाकी वो किलोग्राम में चलते आ रहा है, तो वो किलोग्राम ही बोला जाता है, क्योंकि डिफरेंस देखने को नहीं मिला है। ठीक है, जी की वैल्यू ऑलमोस्ट हर जगह सेम थी, तो कोई डिफरेंस नहीं। क्योंकि आप मान लो कि आप 10 लोग खड़े हो, ठीक है, 10 लोग खड़े हो, ठीक है, आपके पास कोई एक मैग्नीट्यूड है, सबका अपना अपना एक मैग्नीट्यूड है, और सब में 10 का मल्टीप्लाई कर दो, सब में 10 का मल्टीप्लाई कर दो, तो कोई लड़ाई नहीं करेगा वहां पे। कोई मतलब कोई अपोजिशन वाला खड़ा नहीं होगा, कोई फेवर वाला नहीं खड़ा होगा कि अरे गलत हुआ। क्यों गलत हुआ? क्योंकि सबके साथ 10 का मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ ठीक है ना,
ठीक है, हो गया। तो इस तरीके से उसके ऊपर कोई जजमेंट नहीं था और इस तरीके से हम उसको डेली लाइफ में यूज करते आ रहे हैं। तो बस ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि एग्जैक्टली वो न्यूटन आना चाहिए। जैसे आपका जितना वेट है, आप 70 kg के हो, जो भी आपका बोलते हैं 70 kg 60 kg 65 kg, तो वो 70 65 जो है वो न्यूटन होना चाहिए, क्योंकि वो वेट है, ठीक है, ये है। और दूसरा ये कि वो इसलिए नहीं किया गया क्योंकि हर जगह अर्थ है कि हर जगह जाओगे आप कहीं पे भी तो सेम रहता है लगभग, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट भी ध्यान रखना। और क्वेश्चंस की बात करें न्यूमेरिकल्स की, तो आपको यूनिट देखना है, बात खत्म, दैट्स इट। यूनिट देख लो, खत्म करो क्वेश्चन को, वहां से कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। सो मिलते हैं अगले लेक्चर में, थैंक यू।